मार्गदर्शन के सभी स्टूडेंट का जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जो है स्वागत है। आप लोग जो है कोशिका में काफ़ी कुछ पढ़ चुके थे, जिसमें कोशिकांग में भी जो है अधिकांश चीज़ आप लोग पढ़ चुके थे। हम लोग लास्ट वीडियो में जो है राजधानी तक पढ़े हुए थे और अब जो है हम लोग राजधानी के आगे जो है तारका है, जिसको इंग्लिश में हम लोग सेंट्रोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंट्रोसोम कहते हैं। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। सेंट्रोसोम जिसका जो है खोज कौन किए थे? वोवेरी ने किया था। कब किया था? 1888 ईस्वी में। ईस्वी जो है उतना ज़्यादा मायने नहीं रखता है। क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो आपसे पूछा जाएगा कि सेंट्रोसोम का खोज कौन किया था, तो सेंट्रोसोम का खोज जो है कौन किए थे? वोवेरी महाशय ने किया था। इस चीज़ को जो है जानना जरूरी है। यह कहाँ पाया जाता है? यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। अधिकांश कोशिकांग जो है दोनों चीज़ में पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में और पादप कोशिका में। लेकिन कुछ ऐसा कोशिकांग है, ऐसा ऑर्गेनेल्स है जो केवल और केवल जो है जंतु कोशिका में या पादप कोशिका में पाया जाता है। तो यहाँ जो आपका सेंट्रोसोम है वह कहाँ पाया जाता है? सिर्फ जंतु कोशिका में। डैट मीन्स जानवर के कोशिका में ही सिर्फ पाया जाएगा। यह जंतु कोशिका के केंद्रक के पास एक छोटा सा चमकदार क्षेत्र होता है। जैसे कि आप लोग केंद्रक बताए थे कि कोशिका के अंदर जो है केंद्रक होता है, इस तरह से केंद्रक, और केंद्रक के आसपास यह जो है ब्राइटनेस लाइक चमकता हुआ नज़र आता है, जैसा कि लिखा हुआ। इसमें एक या दो सूक्ष्म रचनाएं होते हैं जिन्हें हम लोग सेंट्रियोल्स कहते हैं। किसमें? तो सेंट्रोसोम के अंदर। किसके अंदर? सेंट्रोसोम के अंदर छोटे छोटे संरचना पाया जाता है, जिसको हम लोग सेंट्रियोल्स कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? सेंट्रियोल्स कहते हैं। कभी कभी यह पूछ सकता है, नहीं तो आपको ज़्यादा सेंट्रोसोम पूछने की चांस है, तो इस चीज़ को देखिएगा। प्रत्येक सेंट्रियोल्स के चारों ओर धागे की समान तारक रश्मियाँ पाई जाती है, दिखाई पड़ती है, और तारका जंतु कोशिका में विभाजन में मदद करता है। जंतु कोशिका में विभाजन में मदद करता है। जैसे कोशिका विभाजन होता है तो कोशिका विभाजन में सबसे पहले केंद्रक का विभाजन होता है। चूँकि केंद्रक के चारों ओर ही पाया जाता है तो इसका भी विभाजन होता है। फिर जाके कोशिका द्रव का विभाजन होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जंतु कोशिका में कोशिका विभाजन में यह मदद करता है। यह कोशिका विभाजन में सिलिया, आप लोग को बताए होंगे सिलिया फ्लैजिला। जैसे पैरामीशियम में चारों ओर बताए थे सिलिया पाया जाता है। इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, हेयर लाइक प्रोजेक्शन। तो यह सिलिया के निर्माण में और फ्लैजिला के निर्माण में भी भाग लेता है। यह कोशिका का प्रचलन अंगक कहलाता है। कोशिका का प्रचलन अंगक, प्रचलन मतलब होता है जाने आने में मदद करने वाला, एक जगह से दूसरे जगह। तो सिलिया पैरामीशियम को एक जगह से दूसरे जगह जाने आने में मदद करता है। उसके बाद युग्लिना में बताए थे कि युग्लिना में इस तरह का स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम लोग फ्लैजिला कहते हैं, वह भी चलने में मदद करता है। तो आप लोग यहाँ तक देख चुके हैं इस चीज़ को। आगे जो है हम लोग क्या पढ़ेंगे? माइक्रोट्यूबुल्स। माइक्रो मतलब क्या होता है? छोटा। ट्यूबुल्स, ट्यूब के जैसा स्ट्रक्चर। जिस तरह से क्या करते हैं आप लोग तो अक्सर जैसे गर्मी का दिन है तो आप लोग क्या पीते हैं? तो आप लोग लस्सी पीते हैं। जैसे लस्सी के ऊपर आप लोग देखे होइएगा कि नारियल का भूसी का जो है छिड़काव कर दिया जाता है। उसी तरह से कोशिका के अंदर जो है माइक्रोट्यूबुल्स बिखरे हुए रहते हैं जो इंटरनल सपोर्ट प्रदान करते हैं कोशिका को। तो एक बार इसको देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है। तो यह छोटी छोटी नलिकाकार रचनाएं होती है जो कोशिका द्रव में पाई जाती है। कोशिका द्रव में, तो कोशिका द्रव कहाँ होता है? चारों तरफ कोशिका के अंदर आप लोग को बताए हुए थे पिछले वीडियो में कि बाउंड्री होता है, केंद्रक के बीच में द्रव पाया जाता है। तो यह हो गया कोशिका द्रव में पाए जाने वाला। यह कोशिका विभाजन के समय स्पिंडल के निर्माण में भाग लेती है, जो कि वह उसका एक रचना है। कोशिका विभाजन में स्पिंडल बनता है उसमें। और उसके बाद सिलिया जो प्रचलन अंगक होता है, फ्लैजिला जो प्रचलन अंगक होता है, उसके निर्माण में भी भाग लेते हैं। तो ये आपका था सेंट्रोसोम और माइक्रोट्यूबुल्स, जिसका लगभग तो सेम काम था कोशिका विभाजन में और प्रचलन में। अब आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ के रूप में जो है आपका क्या है? तो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो है केंद्रक है, जिसको हम लोग मास्टर ऑर्गेनेल्स कहते हैं। डैट मीन्स
कोशिका को नियंत्रित करने वाला अंगक, कोशिका को जो कंट्रोल करेगा, कोशिका विभाजन कैसे होना है, कोशिका को मैसेज कैसे प्राप्त होना है कोई भी काम के लिए, तो उसका जो मेन अंगक है वह क्या है, केंद्रक है, जिसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। यह बीच में पाया जाता है, कोशिका के बिल्कुल बीच में पाया जाता है और झिल्ली से घिरा हुआ होता है। इसके चारों तरफ कोशिका द्रव होते हैं जिसमें अलग अलग तरह के कोशिकांग होते हैं। तो मेन पार्ट हो गया यह तीसरा पार्ट। कोशिका में केंद्रक उसके सेंटर में होते हैं, जिसका खोज जो है रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। कब किया था? तो 1831 में, और कहीं आपको 1832 भी मिलेगा, इसलिए आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। कोशिका द्रव में या बीच में एक बड़ी, इसकी आकृति गोल होती है, गाढ़ी संरचना के रूप में पाया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। इसके चारों ओर दोहरे परत होते हैं, दोहरी झिल्ली होती है, जिसको क्या कहते हैं, केंद्रक झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रक झिल्ली कहते हैं। केंद्रक झिल्ली या डबल मेम्ब्रेन के रूप में होता है। इसके अंदर केंद्रक छिद्र होते हैं, जिससे कि कुछ पदार्थ का क्या हो, आवागमन हो, केंद्रक से इसमें और इससे केंद्रक में। छोटे छोटे छिद्र भी होते हैं इसमें, जिसके द्वारा केंद्रक द्रव और कोशिका द्रव के बीच क्या होता है, पदार्थों का आदान प्रदान होता है। और प्रत्येक जीवित कोशिका में प्रायः एक केंद्रक पाया जाता है, जो केंद्रक जो है कोशिका को क्या करता है, नियंत्रित करता है हर तरह से। लेकिन कुछ कोशिकाओं में एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मल्टी न्यूक्लियाई सेल भी बोलते हैं। केंद्रक अंदर गाढ़ा और तरल द्रव्य भरा होता है, जिसको क्या कहते हैं, केंद्रक द्रव कहते हैं या न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। जिस तरह से इसमें पाए जाने वाले द्रव को साइटोप्लाज्म कहते हैं, उसी तरह से न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले पदार्थ को न्यूक्लियोप्लाज्म हम लोग कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और केंद्रक द्रव में महीन धागों जैसी संरचना पाई जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रोमेटिन जालिका कहते हैं। आप लोग क्रोमोसोम का नाम सुने होंगे कि केंद्रक के अंदर धागे के समान संरचना पाया जाता है, जिससे डीएनए बनता है। तो वह डीएनए जो बनता है धागे के समान संरचना से, उसी संरचना को हम लोग क्या कहते हैं, क्रोमेटिन कहते हैं, क्रोमेटिन जालिका कहते हैं, या क्रोमेटिन नेटवर्क कहते हैं, या डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, जिसको हम लोग डीएनए कहते हैं, और प्रोटीन के बने होते हैं। डीएनए जो है अनुवांशिक पदार्थ होता है। डैट मीन्स एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या करता है, गुणों को ट्रांसफर करता है। बाप का गुण बेटा में, बेटा का गुण उसके बेटा में, इस तरह से एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी गुण का क्या होता है, ट्रांसफर होता है। और कोशिका विभाजन के समय भी यह क्या करता है, क्रोमेटिन जालिका के धागे के से अलग होकर कई छोटी छोटी मोटी छड़ के समान संरचना बनाने का काम करता है। तो कोशिका विभाजन में भी यह क्या करता है, मेन भूमिका निभाता है। इस चीज़ पे ध्यान देना है हम लोगों को। छड़ की जैसी संरचना परिवर्तन होती है, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं, जिसको क्रोमोसोम कहा जाता है। डीएनए में कोशिका के निर्माण में और एवं स्लाइड को थोड़ा सा ऊपर किया जाए, स्लाइड को ऊपर कीजिए। और हाँ, संगठन की सभी आवश्यक सूचनाएं इसी में संचित होती है। डीएनए क्रियात्मक खंड को ही जीन कहते हैं हम लोग। जैसे आप लोग सुने होंगे जीन, या वह भूत प्रेत वाला जीन नहीं है, या डीएनए का जो टुकड़ा होता है उसको जीन कहते हैं, जो कि डीएनए के सभी सूचनाओं को एकत्रित करता है, कोडिंग करने का काम करता है। और डीएनए को हम लोग अनुवांशिक पदार्थ भी कहते हैं, और तथा जीन को अनुवांशिक इकाई कहते हैं। डीएनए को अनुवांशिक पदार्थ कहते हैं, चूँकि जीन जो है डीएनए का टुकड़ा होता है, इकाई अंग होता है, इसलिए उसे अनुवांशिक इकाई कहते हैं, हेरिडिटरी यूनिट्स कहते हैं। केंद्रक कोशिका की रक्षा करता है। वर्क में आप लोग याद रख सकते हैं, कभी कभी जो है काम भी पूछता है कि केंद्रक का मुख्य कार्य क्या क्या है। तो मुख्य कार्य में क्या करना है, सबसे पहला काम जो है, केंद्रक कोशिका को रेगुलेट करता है, मॉनिटरिंग करता है, उसका जो है प्रोटेक्शन करता है। उसके बाद कोशिका विभाजन में भाग लेता है। ये सब इसके कार्य हैं। यह कोशिका के अंदर संपन्न होने वाली उपापचयी क्रिया, जैसे हम लोग जो कुछ भी करते हैं
हमारे शरीर के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शन होता है वह सभी उपापचयी क्रिया ही कहलाती है। उसी तरह से कोशिका के अंदर जो कुछ भी रासायनिक क्रियाएं होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं या मेटाबॉलिक क्रिया बोलते हैं या उपापचयी क्रिया बोलते हैं। और रासायनिक क्रियाओं का भी नियंत्रण करता है। कुछ जीवों में कोशिकीय जनन होता है जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कोशिकीय जनन का मतलब है कि कोशिका विभाजन से नए जीवों की उत्पत्ति होती है। जैसे कि आप लोग अमीबा के बारे में सुने होंगे, एक कोशिकीय जीवों में अमीबा सुने होंगे, हाइड्रा सुने होंगे। यहाँ जो कोशिका का विभाजन होता है और डायरेक्ट नया जीव उत्पन्न हो जाता है तो वहाँ भी यह भूमिका निभाता है। यह कोशिका के विकास और परिपक्वन, डैट मीन्स मैच्योरेशन, मैच्योर जो होता है उसको भी निर्धारित करता है। कोशिका का डेवलपमेंट होता है, फिर एक समय के बाद कोशिका मैच्योर हो जाता है, उसमें भी मदद करते हैं। यह प्रोटीन संश्लेषण हेतु आवश्यक कोशिका का पार्ट आरएनए जिसको हम लोग राइबोज न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, जिससे प्रोटीन का निर्माण होता है, उसको संग्रहित करने का काम करता है, उसको उत्पन्न करने का काम करता है। थोड़ा सा इसको और ऊपर कीजिए, थोड़ा सा इसको और ऊपर कीजिए, बस रहने दीजिए, थोड़ा नीचे कर लीजिए। ये है आपका संरचना। किसका संरचना? तो केंद्रक का संरचना। किसका संरचना है? केंद्रक का संरचना है। हम लोग एक बार संरचना पे ध्यान देंगे। डिटेल्स तो पहले पढ़ ही चुके हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है, यह प्रत्येक कोशिका के बीच में पाया जाएगा। कहाँ पाया जाएगा? प्रत्येक कोशिका के बीच में पाया जाएगा, केंद्र में। इसलिए इसको क्या कहेंगे? केंद्रक कहेंगे। और केंद्रक के चारों तरफ जो ये डबल डबल झिल्ली देखते हैं आप लोग, इसको क्या कहते हैं? केंद्रक झिल्ली। क्या कहते हैं? केंद्रक झिल्ली कहते हैं। देख लीजिए, केंद्रक झिल्ली पहले से बना हुआ है लेकिन उभर के दिख नहीं रहा है और बीच बीच में आपको यहाँ खाली नजर आ रहा है गैप, जो केंद्रक द्रव को कोशिका द्रव से जाने आने के लिए मार्ग प्रदान करता है, उसके मैसेज को आने जाने के लिए देता है। केंद्रक के अंदर भी केंद्रक के जैसा ही क्या होता है, एक छोटा सा कोशिकांग होता है जिसको हम लोग केंद्रिका कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रिका कहते हैं। यहाँ जो है स्पेस क्या है? केंद्रक छिद्र है, जैसा कि दिखाया गया है। और यह जो आप धागे के समान संरचना देख रहे हैं, जिग जैग मोशन में यूं ही घुरा हुआ मुड़ा हुआ, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्रोमेटिन कहते हैं, जो कि डीएनए का ही एक क्या है? वृहत रूप है। और यह है केंद्रक आवरण, जिसको हम लोग केंद्रक झिल्ली कहते हैं। तो यह है। और केंद्रक के अंदर जो आप देख रहे हैं कि द्रव भरा हुआ है इस तरह से खाली जगह में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? केंद्रक द्रव कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था केंद्रक का। केंद्रक के बारे में जो है याद रखना है कि केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। केंद्रक का मुख्य काम होता है कोशिका को नियंत्रित करना। केंद्रक का मुख्य काम होता है कोशिका को विकास करना, उसको मैच्योर बनाना, कोशिका विभाजन में मदद करना, कोशिका की रक्षा करना। तो इतना चीज़ आप लोग जो है केंद्रक को लेके ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग जो है इसके आगे थोड़ा सा देखते हैं केंद्रक का और क्या क्या कार्य है और उसके बारे में क्या क्या जो है अंदर की संरचनाएं हैं। आज हम लोग केंद्रक तक ही देखेंगे, केंद्रक तक देखेंगे। आगे का कोशिकांग जो है हम लोग कल देखेंगे। और इस तरह से लगातार अब जो है एक एक करके हम लोग देखते चलेंगे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, ताकि हम लोग का जो सिलेबस है वह डिजिटल प्लेटफॉर्म से पूरा हो। क्योंकि कोरोना में क्लास जो है आप लोगों का बंद कर दिया गया है। कोशिश करेंगे कि ऑनलाइन ही हम लोग सिलेबस पूरा करेंगे, क्योंकि जो भी एग्ज़ाम होने वाला है, प्रतियोगिता है, वह समय पे होगा। सरकार के द्वारा ऐसा सूचना दी गई है। तो केंद्रिका की संरचना के अध्ययन के बाद हम लोग उसके डिटेल्स को देखेंगे। तो केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव में एक छोटी गोलाकार या अंडाकार संरचना पाई जाती है, जिसे हम लोग केंद्रिका कहते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया था और बताया गया था। अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। यह कम सक्रिय कोशिकाओं में छोटी होती है। कम सक्रिय कोशिकाओं से तात्पर्य है कि जिस कोशिका का कार्य हमारे शरीर में बहुत कम होता है
उसे हम लोग कम सक्रिय कोशिका कहते हैं। उसमें जो है केंद्रिका का आकार छोटा होता है, अन्यथा जो अधिक सक्रिय होते हैं इसमें आकार भी बड़ा होता है, इसके कार्य भी अधिक होते हैं अथवा नहीं पाई जाती है। प्रकृति का एक रूल है कि हमारे शरीर में या प्रकृति में जो चीज़ का उपयोग नहीं होता है या तो वह होते नहीं हैं, होते भी हैं तो सर्वाइव नहीं करते हैं, ऐसा प्रकृति का रूल है। जबकि सक्रिय स्रावी कोशिकाओं में यह बड़ी होती है, जैसा कि बताया जा चुका है पहले ही, या संख्या में एक या अधिक हो सकते हैं, डैट मीन्स 1000 तक हो सकते हैं, ऐसा इसलिए लिखा हुआ है। केंद्रिका में आरएनए का संश्लेषण प्रोटीन बनाने में जो आरएनए आपको मदद करता है उसका संश्लेषण करता है, और कोशिका विभाजन में केंद्रिका का विशेष महत्व होता है। कोशिका विभाजन में केंद्रिका जो है, केंद्रिका से शुरू होता है विभाजन, केंद्रक तक पहुंचता है, फिर आगे साइटोप्लाज्म तक जाता है। यह एक सामान्य कोशिका के केंद्रक में क्या पाया जाता है, गुणसूत्र, जो बताए थे किसके बारे में, तो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में गुणों को ले जाने वाला महीन धागे के समान संरचना होता है, जो डीएनए का पार्ट होता है। यह अत्यधिक कुंडली होते हैं, धागे के समान दिखाई देते हैं। स्लाइड को थोड़ा ऊपर कीजिए। और कोशिका विभाजन के समय यह स्पष्ट दिखाई देता है। थोड़ा नीचे कीजिए इसको। कोशिका विभाजन के समय रहने दीजिए, स्पष्ट दिखाई देता है, क्योंकि उस समय क्या बनता है, कुंडली के समान संरचना स्पाइरल के रूप में बनता है, जैसे कि आप लोग को अलग अलग दिखेगा। आगे अगर चित्र हो तो दिख सकता है, नहीं तो आप देखिए इस तरह से दिखेगा, इस तरह का संरचना दिखता है। कभी यही संरचना इस तरह का हो जाएगा, इस तरह से वह दिखेगा, कोशिका विभाजन के समय दिखेगा, जो अलग अलग उसका फेज होगा उसमें दिखेगा। सामान्यतः गुणसूत्र बेलनाकार होते हैं, या प्रत्येक गुणसूत्र के 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। पहला भाग देखिए क्या लिखा हुआ है, पेलिकल लिखा हुआ है। इस तरह से इसका पार्ट दिखने को मिलेगा आप लोगों को, बिल्कुल इसी तरह से मुड़ा हुआ पार्ट। पहला पार्ट जो है इसका पेलिकल कहलाता है। यह गुणसूत्र का सबसे बाहरी आवरण होता है, जिसको हम लोग कवरिंग कह सकते हैं। इस वाले पार्ट को पेलिकल कहेंगे, ऊपर वाले पार्ट को इस तरह से जो है। उसके बाद इसके अंदर जो पदार्थ बड़ा होगा उसको हम लोग मैट्रिक्स कहेंगे। क्या कहेंगे, पेलिकल के द्वारा घिरा हुआ भाग को क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। स्लाइड को थोड़ा ऊपर कीजिए। और सबसे लास्ट वाले भाग को क्रोमेटिड्स कहते हैं, जो इस तरह से गांठ के बाद बचा हुआ भाग होता है उसको क्रोमेटिड्स कहते हैं। कुछ देर पहले अभी बनाया गया था इस तरह से। इस वाले पार्ट को क्रोमेटिड्स कहते हैं, जैसे पंखा का आपका पेडल होता है, इस पार्ट को क्रोमेटिड्स कहते हैं। ध्यान में रखना है ये सब चीज़। पूछ भी सकता है, नहीं भी पूछ सकता है। क्वेश्चन हमेशा केंद्रक से आता है, याद रखिएगा। उसके अंदर उतना ज़्यादा डीप में नहीं जाता है। मैट्रिक्स में गुणसूत्र की पूरी लंबाई 2 समानांतर कुंडलित के समान धागों की रचना में होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रोमेटिड्स कहते हैं या अर्ध गुणसूत्र कहते हैं। प्रत्येक क्रोमेटिड्स में 2 या अधिक अत्यंत महित कुंडली धागे की समान संरचनाएं पाई जाती है, जिसको क्या कहते हैं, क्रोमोनीमाटा। क्या कहते हैं, क्रोमोनीमाटा कहते हैं। इस तरह से बिल्कुल होता है, धागे के समान संरचना इस तरह से मिला हुआ, उसको जो इसके अंदर होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्रोमोनीमाटा। और प्रत्येक क्रोमेटिड्स के क्रोमोनीमाटा या माटा में इतनी अधिक घनिष्ठता एक दूसरे से संबद्ध होती है कि वे एक दूसरे से अलग दिखाई नहीं देते हैं, बल्कि एक ही दिखाई देते हैं। क्रोमेटिड्स डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। प्रोटीन के कई प्रकार होते हैं, उसमें एक प्रकार जो है हिस्टोन प्रोटीन होता है। डीएनए के बारे में आप लोग जान ही चुके हैं, जैसा कि मैंने इधर चित्र में दिखाया था। आप लोगों को देखने से सेम लग रहा है, देख लीजिए किस तरह से है। इसका ऊपर वाला पार्ट आप देख लीजिए, ई कवरिंग, जिसको हम लोग क्या कहे थे, पेलिकल कहे थे। और उसके अंदर आपको बताए थे मैट्रिक्स या भरा हुआ पार्ट। यह धागे के समान इस तरह से जिगजैग मोशन में जो आपको दिख रहा है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया, आप देख सकते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्रोमोनीमाटा या क्रोमेटिड्स कहते हैं। या द्वितीय संकुचन है सकड़ी जगह, और यहाँ जो है प्राथमिक संकुचन है, देख सकते हैं आपको, जिसको सेंट्रोमियर कहते हैं। तो कभी कभी इसके बारे में पूछा जाता है, अन्यथा नहीं। अगर बहुत हार्ड क्वेश्चन बनाना है, सबसे ऊपर वाले पार्ट
को हम लोग क्या कहते हैं, टेलोमियर बोलते हैं। तो पूछ सकता है, अन्यथा केंद्रक के बारे में ही पूछा जाता है। गुणसूत्र के दोनों क्रोमेटिड्स एक स्थान पर सेंट्रोमियर के द्वारा एक दूसरे से संयोजित होते हैं, डैट मीन्स मिले होते हैं। और सेंट्रोमियर एक महत्वपूर्ण रचना होती है जो गुणसूत्र का आकार निश्चित करता है कि किस आकार का होगा। और कोशिका विभाजन के समय तुर्क, जिसको स्पिंडल कहते हैं, फाइबर के जैसा स्पिंडल फाइबर से गुणसूत्र संलग्न होते हैं, अलग होते हैं। थोड़ा ऊपर कीजिए। और सेंट्रोमियर क्या लिखा हुआ है कि सेंट्रोमियर की उपस्थिति के कारण ही गुणसूत्र दो भागों में विभाजित होता है। कितने भागों में? दो भागों में, क्योंकि यहाँ देख सकते हैं सेंट्रोमियर है, यहाँ दो भाग में, एक भाग यहाँ से इधर हो गया, एक भाग यहाँ से इधर हो गया। जैसा कि देखने के लिए आपको यहाँ भी मिलेगा, एक भाग यहाँ से यहाँ, एक भाग यहाँ से यहाँ हो गया है। और प्रत्येक भाग को हम लोग क्या कहते हैं? आर्म्स कहते हैं या फिर बाहु कहते हैं। आर्म्स कहते हैं या बाहु कहते हैं। दोनों बाहु में संधि स्थल होता है जिसको संकुचन कहते हैं। ये दो पाए जाते हैं। पहले वाले को प्राथमिक कहते हैं और दूसरे वाले को ये क्या कहते हैं? दूसरे वाले को द्वितीय संकुचक कहते हैं। संकुचन के अलावे अन्य संकुचन भी पाए जाते हैं, वही द्वितीय संकुचन कहलाता है, जैसा कि चित्र में भी आप लोग को बताए थे। और गुणसूत्र के शीर्ष भाग को, सबसे ऊपर वाले भाग को जो यहाँ पे है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टेलोमियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेलोमियर बोलते हैं। प्रत्येक जीवों में कोशिकाओं के केंद्रक में एक गुणसूत्र की संख्या निश्चित होती है, जो कि कुछ के बारे में अभी जो है बताया जाएगा। थोड़ा और ऊपर कीजिए इसको। जैसे मनुष्य में गुणसूत्र की बात करें, थोड़ा सा नीचे कर लीजिए, तो मनुष्य में कितना पाया जाता है? 23 जोड़ा पाया जाता है, 23 पेयर पाया जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? 46 कहते हैं। तो मनुष्य में कितना गुणसूत्र पाया जाता है? तो 46 गुणसूत्र पाया जाता है। प्रत्येक जीवों के केंद्रक में पाए जाने वाले गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है। जैसे मनुष्य के शरीर में कितना 46 गुणसूत्र पाया जाता है। ड्रोसोफिला, जो एक प्रकार का मक्खी होता है, उसके शरीर में 8 गुणसूत्र पाए जाते हैं। मक्का के पौधा में 20 गुणसूत्र पाए जाते हैं। टमाटर के पौधा में जो है 24 गुणसूत्र पाया जाता है। और आलू में 48 गुणसूत्र पाए जाते हैं। इस तरह से आप अगर देखिएगा, हजारों की संख्या में भी पाया जाता है। जैसे 1200 लगभग तो 36 के आसपास गुणसूत्र फर्म में होता है। फर्म एक प्रकार का क्या है? तो आप लोग को पौधा पता है कि पौधा है। तो इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। गुणसूत्र की संख्या अलग अलग जीवों में अलग अलग होती है। आप लोग पढ़े भी होंगे अलग अलग क्लास में, खास करके अगर जो बच्चे 12th में 11th-12th में बायो लिए होंगे वो पढ़े होंगे। नहीं तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से मनुष्य में 46, ड्रोसोफिला में 8, मक्का में 20, टमाटर में जो है 24, आलू में 48 गुणसूत्र पाए जाते हैं। एक जोड़े में गुणसूत्र सदा एक दूसरे के समान होते हैं और इस कारण ये दोनों समजात गुणसूत्र कहलाते हैं, जिसको होमोलोगस कहते हैं। क्या कहते हैं? होमोलोगस कहते हैं। और उसके बाद और ऐसी कोशिका गुणसूत्र की समूह जिसमें दोनों समान पाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? द्विगुणित कोशिका कहते हैं, डिप्लॉयड कहते हैं। क्या कहते हैं? डिप्लॉयड कहते हैं। जैसे आप लोग को पता है कि XX और XY ये क्या है? गुणसूत्र है। समान से मतलब है कि दोनों समान है, यहाँ असमान है। इसी चीज़ के बारे में यहाँ जिक्र किया गया है। युग्मकों की संख्या कायिक कोशिका के गुणसूत्र की संख्या की आधी होती है। अब यहाँ युग्मक और कायिक कोशिका की बात की गई है। थोड़ा सा हम लोग इस चीज़ को जानेंगे कि कायिक कोशिका क्या होता है और जनकी कोशिका क्या होता है। हमारे शरीर में मूल रूप से 2 तरह की कोशिका होते हैं जनन के आधार पे। एक को हम लोग बोलते हैं जनन कोशिका, एक को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कायिक कोशिका। क्या बोलते हैं? कायिक कोशिका हम लोग बोलते हैं। कायिक से हमारा तात्पर्य है शरीर से, जो शरीर का निर्माण करता है। और जनन से हमारा तात्पर्य है जनन कोशिका से, जो जनन कोशिका का निर्माण करता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? अगर मर्द में हो तो शुक्राणु कहते हैं, और मादा में हो तो क्या कहते हैं? अंडाणु कहते हैं। दोनों के दोनों क्या है? जनन कोशिका है। तो जनन कोशिका हमेशा कैसा होता है? जनन कोशिका हम लोगों का हमेशा अगुणित होता है। कैसा होता है? अगुणित। इसको याद रखना है कि कैसा होता है? अगुणित होता है।
और जो हम लोग का कायिक कोशिका होता है, सोमेटिक सेल जिसको बोलते हैं, जो शरीर के अन्य भागों का निर्माण करता है, हाथ पैर नाक मुंह, उसको जो है हम लोग क्या बोलते हैं, द्विगुणित बोलते हैं। उसमें गुणसूत्र की संख्या हमेशा क्या होता है, डबल होता है, इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, द्विगुणित कहते हैं। तो हम लोग इस तरह से आगे बढ़ेंगे कि कायिक कोशिका में गुणसूत्र की संख्या जो है वह क्या होती है, आधी होती है, और ऐसे कोशिका के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, अगुणित कहते हैं। क्या कहते हैं, अगुणित कहते हैं। तो देख लीजिए एक बार इस तरह से। हम लोग आगे आप देखेंगे, अगले दिन हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या अंतर है। आज जो है हम लोग कोशिका के अंदर पाए जाने वाले भाग, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कोशिकांग कहते हैं, कोशिका का अंग कहते हैं, उसके बारे में पढ़ा। कल जो है सम्मिलित रूप से पादप कोशिका में और जंतु कोशिका में क्या अंतर है उसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जो है आज की क्लास को यहाँ स्थगित की जाती है। थैंक यू। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। जो भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।